बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा लेक्चर होगा वो मैं आपको कुछ इनिशियल में जो इंटरव्यू होता है उससे रिलेटेड जो टिप्स हैं वो उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो जो इंटरव्यू होगा वो इनिशियल में आपका बड़ा ही सिंपल होगा। आपको उससे ज़्यादा जो है वो सवाल जवाब नहीं पूछेंगे, मतलब कुछ बेसिक रिलेटेड नॉलेज जो होगा जो कि आपकी स्टडीज गुजर चुकी उनसे रिलेटेड सवालात होंगे। तो इस सब के दौरान आपने अपने आप को किस तरीके से रखना है और कैसे अपना पर्सनैलिटी को जो भी इंटरव्यूअर होगा उसके से शो करना है, वो टिप्स मैं आपको इनिशियली दूंगा। तो आप कोशिश बस ये कीजिएगा कि अपने आप को बड़े कंपोज और काम रखें, और जो इंटरव्यू से रिलेटेड बातें होंगी वो आपने काफ़ी हद तक उनको फॉलो करना है और उनके ऊपर फोकस्ड रहना है। वो आप कैसे रहेंगे, वो सबसे पहले आपने अपने आप खुद पे भरोसा रखना है, बिलीव इन योरसेल्फ और बिलीव इन ऑलमाइटी अल्लाह। फिर उसके बाद फिर आपने कूल एंड काम रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है। आपने अपने एक्सप्रेशंस के साथ ज़्यादा खेलना नहीं है। कीप अ जेंटल स्माइल ऑन योर फेस, एक जेंटल सी स्माइल हो आपके फेस के ऊपर ताकि अगला बंदा आपसे मुतासिर हो, ना कि आपके मुंह के ऊपर कुछ किसी तरह की अफसुर्दगी या किसी तरह का जो है वो पशेमानी या गम का फैक्टर हो। जेंटल स्माइल हो ताकि जो आपके पास क्वेश्चन आ रहा है आप उसे अच्छे तरीके से आंसर कर सकें। नेक्स्ट आपने परमिशन लेनी है रूम में एंटर होने से पहले और कहना है मे आई कम इन सर। आपकी जो वॉइस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, क्लियर और ऑडिबल होनी चाहिए। इफ द इंटरव्यूअर शेक्स हैंड विद यू देन इट्स ओके, अदरवाइज जस्ट से अस्सलाम वालेकुम सर। ओके, आप लोगों ने जो है वो हाथ पकड़ के हिलाना जोर जोर से नहीं है, और या खुद से हाथ आगे नहीं करना। जस्ट स्टे कंपोज्ड एंड काम, और अस्सलाम वालेकुम जो मुंह से ग्रीटिंग होती है आपने ग्रीटिंग करनी है पहले। नेक्स्ट इज डोंट शेक हार्ड, वेरी फर्मली एंड बी वेल मैनर्ड इन shaking the hand. Don't sit on the chair unless he or she tells you to sit. Don't stare at the roof and walls. Keep focused on the interview. Sit with your legs straight. Don't sit with crossed legs. Your back must be straight. Don't sit in a relaxed manner. Don't sit with both hands holding each other. Keep them apart. You will be asked to introduce yourself. Prepare your introduction. Answer in the same language in which the question is being asked. If you are not sure about any answer, say sorry, sir. Avoid guessing. Always give the close most answer to every math related question. Don't skip it. Look into the eyes of the interviewer while answering to show your confidence. Don't shake your head or move your hands while explaining. Do not laugh if he tries to crack a joke, just smile. Personal questions will be asked. Don't get angry. Keep your cool and answer with logic. Don't play with your dress, tie, or shirt. Don't show patriotism and determination. Next is first think and then answer. Don't give the answer instantly because that will be considered a guess. Take your time even if you know the answer. अच्छा, जब आपको इंटरव्यूअर आपसे कुछ सवाल पूछेगा तो आपने पेट्रियाटिज्म शो करना है और अपनी डिटर्मिनेशन शो करनी है। पेट्रियाटिज्म और डिटर्मिनेशन के साथ आपने सवाल जवाब करने हैं। सही कि आपके अंदर वो मोटिवेशन नज़र आए कि आप, अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछता है कि आप आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में क्यों जाना चाहते हो, तो आप उन्हें बताएं जी कि मेरी मोटिवेशन है, मैं मुल्क को सर्व करना चाहता हूँ, मैं मुल्क के लिए कोई अच्छा काम करना चाहता हूँ, मैं मुल्क के लिए अच्छी कुर्बानी देना चाहता हूँ। इस तरह से जो मोटिवेटेड आंसर्स है ना वो आपने देने।
और ये एक पॉइंट बहुत ज़रूरी है, फर्स्ट थिंक एंड देन आंसर। कि आपने आपसे कोई सवाल पूछा जाता है, अपनी मेमोरी के अंदर उस सवाल को थोड़ा सा रोटेट करो, उस सवाल की रम्स तक पहुंचो। टेक योर टाइम, कोई आपसे जल्दी आंसर डिमांड नहीं कर रहा। टेक योर टाइम, think and then answer. Don't give the answer instantly because that will be considered a guess. Take your time even if you know the answer. Next is, if you don't know the answer, still take your time and say sorry. Don't say sorry instantly. ऐसा नहीं है कि मतलब सवाल आया और आपने उसके सोचे बगैर ही उसको कह दिया सॉरी सर मुझे नहीं आता। नहीं, सवाल आपकी तरफ आया, आपने उसके बारे में ज़रा सोचा, थोड़ा सा अपने जहन को टटोला और फिर उसके बाद आंसर दिया। फिर उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी इंटरव्यू की ड्रेसिंग है। आपने प्लेन ड्रेस शर्ट और माइल्ड पैटर्न लेकिन वेल ड्रेस्ड होनी चाहिए वो शर्ट। नेक्स्ट इज ड्रेस पैंट्स ऑफ डार्क कलर। आपकी जो पैंट्स है वो डार्क कलर की होनी चाहिए। डार्क कॉलर सॉक्स विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ पैटर्न्स ऑन इट। ब्लैक शूज वेल पॉलिश्ड। Normal sized black or brown belt, mild body spray or perfume. Avoid coat if it's too hot. Tie is must, not should be a good one. Topmost button of the shirt must be tied. Don't wear any wrist watches or bands. Don't put any pen in the pocket of the shirt. Shave must be fresh. Haircut should be proper. इंटरव्यू फॉर ISSP, जो आपसे क्वेश्चंस रिलेटेड होंगे कैंडिडेट और फैमिली बैकग्राउंड से रिलेटेड, उनमें आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मतलब ये वैसे तो क्राइटेरिया आपको ISSP से रिलेटेड इंटरव्यू का है, लेकिन मैं फिर भी आपको इनिशियल में भी यही क्राइटेरिया फॉलो करवा रहा हूँ, बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने आप को कम्युनिकेट कैसे करते हैं। जब भी आप सिलेक्शन सेंटर जाएंगे, आपने अपने इन तमाम बातों को जहन नशीन करके रखना है और अपने जिसे कहते हैं ना, एक वो बड़ी खूबसूरत बात है कि पल्लू से बांध के रखना। आपने ये सारी बातें अपने पल्लू से बांध के रखनी। अच्छा, पहला सवाल आपसे हो सकता है व्हाट इज योर नेम। दूसरा सवाल आपसे हो सकता है व्हाट इज योर नेम मीनिंग। नेक्स्ट सवाल आपसे हो सकता है व्हाट इज योर फादर एंड मदर्स नेम। नेक्स्ट सवाल आपसे हो सकता है व्हाट आर योर कास्ट एंड सेक्ट, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट आपसे सवाल किया जा सकता है व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज। नेक्स्ट इज व्हाई यू ज्वाइन पाक आर्मी। ये वही पैट्रियोटिज्म वाला जो मैंने आपको बताया पहले, ऐसा सवाल हो सकता है आपसे। फिर उसके बाद इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन 6 to 8 लाइंस। अपने आप को आपने इंट्रोड्यूस करना है, आप कौन है, कहाँ से हैं, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आप यहाँ पर आए हैं तो क्यों आए हैं। मतलब मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, वो देखना चाहते हैं कि इंट्रोडक्शन में आपने उन्हें बताना है कि जी मैं आई कम हेयर फॉर दिस पर्पस। ओके, और फिर आपने उसमें थोड़ा सा जो है ना वो अच्छे तरीके से अपने आप को एक्सप्लेन करना है। और जब भी आप किसी भी एक न्यू फेस के सामने जाएंगे तो ही विल श्योरली आस्क अबाउट योर इंट्रोडक्शन, बिकॉज ही वोंट नो और यू वोंट नो हिम एज वेल। तो आपने जो ये जानने का क्राइटेरिया है वो क्या रखना है कि आपने उससे बात करनी है, वो आपको कुछ बताएगा। खुद से माखज नहीं कर लेना कि भाई ये काम ऐसे है, नहीं। आप थोड़ा इंट्रोडक्शन दे कि भाई आप कौन है, कहाँ से हैं, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, क्या पढ़ाई है, और फिर उसके बाद आपने जो है ना वो चीज़ों को इस तरीके से लेके चलना है। फिर उसके बाद जी व्हाट इज़ योर मदर टंग, आपकी मादरी ज़बान कौन सी है। व्हाट आर योर वेट एंड हाइट, एज एंड प्लेस ऑफ बर्थ। कन्वर्ट योर वेट इनटू पाउंड्स एंड हाइट इनटू सेंटीमीटर एंड एज इनटू डेज। अच्छा, अगर आपको कह देते हैं कि जी आपका आपका जितना वेट है उसको आप पाउंड्स में कन्वर्ट करो, तो वेट और पाउंड का क्या फॉर्मूला होता है कन्वर्जन के लिए। दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1.2 kgs। और exactly to be talking about it would be uh, 1 pound is
equals to 0.454 kilograms. That means कि अगर there would be 1 kilogram, it would be approximately equal to 2 pounds. और ये सिंपल मास की कन्वर्जन है। आपका अगर वजन निकलता है कि योर वेट इज अप्रोक्सीमेटली 72 kg, तो आपका पाउंड में आप उसको कन्वर्ट करें, इट वुड बी राउंड अबाउट 144 kg पाउंड्स, 144 और 145 पाउंड। अगर आपको कहते हैं जी कि अपनी हाइट को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो देन यू विल कन्वर्ट इट लाइक आपकी फुट के हिसाब से आप करें, जो जनरली नॉर्मल किया जाता है, तो दैट वुड बी अप्रॉक्सीमेटली, अगर आपकी हाइट है 5.9 फुट, तो इन सेंटीमीटर इट वुड बी 179.8। अच्छा, वैसे 1 फुट इज इक्वल टू 30.48, ये आप नोट कर लीजिएगा अपने पास, 1 फुट इज इक्वल टू 30.48 सेंटीमीटर्स। अच्छा, नेक्स्ट आपसे सवाल किया जा सकता है एज इनटू डेज। तो आपके पास इसका भी रेडिली जो है वो आंसर होना चाहिए कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है लेट्स सपोज अक्टूबर 1 1990, और जहां तक आपने कैलकुलेट करनी है दैट इज 3 जून 2020। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इट वुड बी 29 years 8 months 2 days in years। अच्छा, अब in months it would be 356 months 2 days, weeks it would be 1548 weeks 2 days, और in days it would be 10,838 days। सही, तो ये कुछ सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर इसके अलावा व्हाट आर योर गुड क्वालिटीज एंड बैड क्वालिटीज, मेरिट्स और डीमेरिट्स। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि लाजमी पूछा जाता है। क्या आप अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स खुद बताएं, तो आप जो है वो अपनी गुड क्वालिटीज और बैड क्वालिटीज बताएंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जा सकता है वो है व्हाट आर योर हॉबीज, आपकी हॉबी क्या है। तो आप उसे अपनी हॉबी बताइएगा कि जी आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक टू सर्फ द इंटरनेट, आई लाइक टू perform, or I like to sketch, I like to paint, I like artistic approach towards things, I like making fun stuff. So this is one another thing that you can अच्छा, फिर इसके अलावा व्हाट इज योर मैट्रिक एंड इंटर रोल नंबर्स विद परसेंटेजेस। तो आप अपनी मैट्रिक और जो इंटर के रोल नंबर्स हैं और उनको परसेंटेजेस के साथ आपने बताना है, क्योंकि मैट्रिक में जो है वो मेरी इतनी परसेंटेज थी और एफएससी में मेरी इतनी परसेंटेज थी। ये सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, फिर आपने फेवरेट सब्जेक्ट का बताना है, जी माय फेवरेट सब्जेक्ट इज दिस। हाउ मेनी सिबलिंग्स यू हैव एंड व्हाट दे डू। आपने बताना है जी कि मेरी जो सिबलिंग्स है वो इतने सिबलिंग्स हैं और वो ये काम करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद व्हाट इज योर रैंक अमंग देम। आपने रैंक के हिसाब से बताना है जी कि आई एम रैंक एट नंबर 4, आई एम रैंक एट नंबर 1, आई एम रैंक एट नंबर 3, जिस हिसाब से सवाल आए उस हिसाब से बताना। फिर उसके बाद आपसे सवाल किया जा सकता है व्हाट इज योर फेवरेट कलर नेम, आपका जो पसंदीदा कलर है उसका नाम क्या है। फिर उसके बाद आपसे सवाल किया जा सकता है आपकी फेमस पर्सनैलिटी कौन सी है और क्यों है, वो रीज़न आप उसे देंगे कि फेमस पर्सनैलिटी ये है और इसकी रीज़न ये है।
फिर उसके बाद आपने पूछना है कि न्यूज़पेपर आप कौन सा पढ़ते हैं, तो आपने बताना है कि ये न्यूज़पेपर जो है वो मैं पढ़ना पसंद करता हूँ। फिर उसके बाद हु इज़ द एडिटर ऑफ द फेवरेट न्यूज़पेपर, आपने बताना है कि एडिटर जो है वो जैसे जंग है तो उसका एडिटर है मीर खलील रहमान, तो आपने वो बताना है। फिर उसके बाद व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ द न्यूज़पेपर एंड व्हिच पार्ट यू मस्ट रीड, तो आपने बताना है कि जो न्यूज़पेपर की प्राइस है वो ये है और इसका ये पार्ट जो है वो मुझे बहुत पसंद है, कि मतलब स्पोर्ट्स का पार्ट हो गया। डिफरेंट न्यूज़पेपर के अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जिसके अंदर इलाकाई खबरें होती हैं, इंटरनेशनल खबरें होती हैं, शोबिज़ से रिलेटेड होती हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड होती हैं, तो आपने साथ साथ ये बताना है। फिर उसके बाद न्यूज़, न्यूज़ के स्टैंड फॉर, न्यूज़ से बनता क्या है, तो ये आपने जो है वो इसकी एब्रिविएशन आपको पता होनी चाहिए कि न्यूज़ इज़ बेसिकली, यानी मैं भी ज़रा सर्च कर लूँ, इट्स अ न्यू थिंग फॉर मी आल्सो। अच्छा, दिस इज़ अ न्यू थिंग फॉर मी आल्सो। इसमें अच्छा, इसमें कुछ जगह पे थोड़ी सी डिस्पैरिटी आती है। एक जगह पे लिखा हुआ है नोटेबल इवेंट्स वेदर एंड स्पोर्ट्स, और एक जगह पे जो है वो लिखा हुआ आ रहा है कि दैट इट मींस दैट नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। लेकिन मैं आपको कंफर्मेशन जो है वो देता हूँ। 14th century for the adjective new or new thing. Many claim the news is an acronym of North, East, West, and South. Basically, it is the information about the current events which can be provided through different media channels by the word of, including word of mouth. So let's keep it like that. It means North, East, West, and South. So next is what do your what your father do? What is your father's salary? Extract zakat of your father's salary. कि अगर आपके father की salary let's suppose 1 lakh है, तो उसमें zakat कितनी बनेगी? That would be 2500, 2.5 के हिसाब से जो है ना वो zakat extract होती है। The next is what is your favorite game? आपकी जो favorite game जो आप खेलते हैं वो क्या है? तो वो आपने बताना चाहिए, my favorite game is this. फिर उसके बाद वाई यू लाइक दिस गेम, आप इस गेम को क्यों पसंद करते हैं। आपने अपनी उसकी रीजनिंग देनी है कि भाई मुझे जो है वो फिजिकल एक्टिविटी करना पसंद है। मतलब अगर किसी इंसान को बास्केटबॉल पसंद है तो वो बताया कि मुझे फिजिकल एक्टिविटी करना, जंप करना और मुझे फोकस रहना बॉल के ऊपर, और मतलब बॉल से रिलेटेड आप बताएं। फिर उसके बाद अपनी फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड बताएं कि जी ये फिजिकल एक्टिविटी होती है इस गेम में, मुझे ये पसंद है, कि मैं फोकस रहता हूँ, मैं एजाइल रहता हूँ, मैं जंप करता हूँ, मुझे ये चीज़ें पसंद हैं। तो मतलब ये बास्केटबॉल की एग्जांपल होगी। इसके अलावा आप यू कैन टारगेट फुटबॉल एज वेल, कि भाई मुझे रनिंग पसंद है तो मैं फुटबॉल में रनिंग कर सकता हूँ। फिर उसके बाद अगर आप कहते हैं कि मुझे क्रिकेट पसंद है तो फिर आप क्रिकेट को टारगेट करेंगे, यार मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो मुझे जो है वो खुशी का एहसास होता है, मैं भागता दौड़ता रहता हूँ, मैं मुझे एक फोकस रह के सही तरीके से बॉल कराना पसंद है, मुझे फोकस रह के शॉट लगाना पसंद है। तो मतलब वो एक जो है वो आप ये चीज़ बता सकते हैं इसमें। अच्छा, एक सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, तो फिर आपने बताना है कि मेरा बेस्ट बडी जो है, मेरा बेस्ट दोस्त जो है वो ये है। फिर उसके बाद आप उसमें इट्स नॉट लाइक कि आप किसी स्पेसिफिक फ्रेंड का नाम लें, आप कहें कि ये मेरा भाई जो है वो मेरा अच्छा दोस्त है, मेरी जो वालदा है वो मेरी अच्छी दोस्त है, मेरी जो घर में मेरे वालिद साहब हैं वो मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैं उनसे सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ। मेरा कोई कज़न है वो मेरा अच्छा दोस्त है, मेरा कोई जो है वो बहुत ही करीबी और चहीता दोस्त है जिससे मैं हर तरह की बात करना पसंद करता हूँ, मेरा बेस्ट फ्रेंड है।
तो वो एक जो है ना वो फैक्टर आपका हो सकता है बेस्ट फ्रेंड के दायरे में। अच्छा, लिस्ट द गुड एंड बैड क्वालिटीज ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, एक आपने अपनी बेस्ट फ्रेंड की अच्छी और बुरी क्वालिटीज जो है ना वो बतानी है कि जी मेरे बेस्ट फ्रेंड के अंदर ये चीज़ें हैं। एक इंसान है उसके अंदर बहुत सी खूबियाँ होती हैं, बहुत सी खामियाँ होती हैं, तो आपने बताना है कि मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है या फॉर रिलेटिव जो जो भी आपकी सहेली है उसके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ ये है और उसके अंदर बुरी क्वालिटीज़ ये है, तो वो आपने सारी लिस्ट कर। अच्छा, इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं वो रिलेटेड टू जो डिफेंस फोर्सेस आपसे पूछे जा सकते हैं। उनमें आपका जो हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है वो क्या, निशान हैदर। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ करंटली कमर जावेद बाजवा। डीजीआईएसआई नेम जो अभी करंट डीजीआईएसआई है उनका नाम। फिर डीजीआईएसपीआर नेम जो करंट डीजीआईएसपीआर है वो उसका उनका जो नाम है वो आप साथ साथ सर्च कर दीजिएगा, बाबर सर बाबर। डिफेंस मिनिस्टर नेम जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनका नाम परवेज खट्टर। चीफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी नेम जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी से जनरल जुबैर थे अभी चेंज हो गया सर। तो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ नेम वो आप इधर जो है वो कर दीजिएगा। वॉइस एडमिरल नेम वो आपको पता होना चाहिए। सी यू स्टैंड फॉर कमांडर। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वॉइस मतलब बेसिकली आपको जो इम्पोर्टेंट जो रैंक्स है उन पे जो जो लोग मौजूद हैं उनके नाम आपको याद होने चाहिए और आपकी के जो है वो मतलब उनके बारे में आपको थोड़े बहुत नॉलेज हो कि भाई वो एज इन फॉर द टाइम बिंग क्या टास्क हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, लिस्ट ऑफ द वॉर्स बिटवीन इंडिया पाकिस्तान एंड इंडिया, ये भी आपको जो है वो काफ़ी हद तक मतलब आइडिया होना चाहिए कि 1965 की वॉर थी, फिर उसके बाद 1971 की जो मेजर वॉर थी, फिर 98 ऑफ सेंटिनल का जो 2001-2002 का वाक़या है वो आपको पता होना चाहिए। तो मतलब ये बेसिकली आपको मेजर मेजर जो वॉर्स थी, कारगिल वाली वॉर 98 वाली, वो 98-99 वो आपको पता होना चाहिए। मतलब ये वो मेजर वॉर्स थी जो कि आपके नॉलेज में होनी चाहिए। फिर उसके बाद लिस्ट ऑपरेशनल अवार्ड्स एंड नॉन ऑपरेशनल अवार्ड्स ऑफ पाकिस्तान के, पाकिस्तान में होने वाले जो ऑपरेशनल अवार्ड्स हैं और नॉन ऑपरेशनल अवार्ड्स आपको इनका भी ना आइडिया होना चाहिए। और हाउ मेनी सोल्जर्स एंड ऑफिसर रिसीव निशान हैदर, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आई गेस 11 के करीब है एट दिस इंस्टेंट। अच्छा, it's the same. Operational awards are the Order of Excellence, Crescent of Excellence, the same. निशान हैदर, हिलाले इम्तियाज, सितारा इम्तियाज, तमगा इम्तियाज, तमगा खिदमत और मतलब इस तरह की चीज़ें जितनी हैं वो ये सारी जो है वो इस ज़मरे में आती है। फिर उसके बाद नॉन ऑपरेशनल अवार्ड्स में आता है सितारा बिसालत, तमगा खिदमत, क्लास 2, 3, ये सारे मतलब साथ जो है ना वो रिलेटेड आ जाते हैं। ये है बेसिकली नॉन ऑपरेशनल अवार्ड्स। अच्छा जी, फिर इसके बाद हो जाता है जी हाउ मैनी सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स रिसीव निशान हैदर। अच्छा, एट दिस इंस्टेंट देयर आर 11 होल्डर्स ऑफ निशान हैदर एट दिस इंस्टेंट, जिनमें ज़्यादातर जो है वो पाकिस्तान आर्मी के हैं और आई गेस एक पाकिस्तान एयरफोर्स से है। आई गेस क्या मतलब एक ही पाकिस्तान एयरफोर्स से है सर, राशिद मिनास। अच्छा, फर्स्ट रिसीवर ऑफ निशान हैदर वाज मेजर अजीज भट्टी और सर शबीर हुसैन। सर शबीर हुसैन वाज द फर्स्ट रिसीवर ऑफ निशान हैदर। सर शबीर हुसैन, or rather it was not Sir Shabir Hussain, it was Captain Muhammad Sarwar, Pakistan Army, 16th of March 1957.
was first awarded? Captain Muhammad Sarwar. Sorry, I stand corrected at this instant. अच्छा, what is the motto of Pakistan Navy, Army and Air Force? पाकिस्तान एयर फोर्स का मोटो है फ़कत ज़ौक़ परवाज़ है ज़िंदगी, और जो मेन मोटो जो कि यूज़ किया जाता है, आई अगेन स्टैंड करेक्टेड ऑन दिस एज वेल। पाकिस्तान एयर फोर्स का मोटो है सहरा आस्त के दरिया आस्त रहे बालो करे मास्त, और पाकिस्तान आर्मी का है ईमान इत्तेहाद तंजीम आर्मी। अच्छा, इट्स ईमान तकवा जहाद फी सबीलिल्लाह। पाकिस्तान नेवी का मोटो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। बेसिकली ये दीज आर अ फ्यू मोटोज ऑफ पाकिस्तान आर्मी नेवी एंड एयर फोर्स, जो कि करंटली यूज है, बाद में चेंज भी हो सकते हैं, तो फॉर द टाइम बिंग यही इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नेक्स्ट इज कंपेयर द रैंक्स ऑफ पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस। के मतलब आपको पता होना चाहिए कि अगर आर्मी में कैप्टन है तो एयर फोर्स में उसका इक्विवेलेंट क्या है। अगर नेवी में कैप्टन है तो आर्मी और एयर फोर्स में उसका इक्विवेलेंट क्या है। बिकॉज नेवी का जो कैप्टन है दैट इज कर्नल इन आर्मी एंड ग्रुप कैप्टन इन पाकिस्तान एयर फोर्स। तो यू हैव टू बी वेल कन्वर्सेंट ऑफ दीज थिंग्स कि भाई जो इक्विवेलेंट रैंक्स हैं वो क्या, कि अगर आपको कोई बंदा बताता है कि भाई मैं कैप्टन और ही सर्विंग इन पाकिस्तान एयर फोर्स, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका रैंक कैप्टन नहीं है, इसका रैंक है फ्लाइट लेफ्टिनेंट। और अगर आपको मतलब इस चीज़ का आइडिया नहीं है तो आपने, अगर आर्मी का मेजर है तो वो एयर फोर्स का स्क्वाड लीडर होगा। तो बेसिकली आपको अगर जो है वो शॉक होगा, आप वो इस चीज़ की तरफ पॉइंट आप करेंगे, ओनली देन यू विल नो कि आप जो व्हाट आर दीज इक्विवेलेंट रैंक्स ऑफ आर्मी एयर फोर्स एंड नेवी। तो ये आपको चीज़ें आपको ना उनका आइडिया होना चाहिए। फिर नेक्स्ट इज व्हाट इज द कोस्टल लाइन लेंथ ऑफ पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान की जो कोस्टल लाइन है, कोस्टल लाइन मीन्स जो कोस्टल एरिया है पाकिस्तान का, वो का जो सी एरिया है जिसके साथ आपका साहिल समंदर आता है, दैट इज द मेन कोस्टल लाइन ऑफ पाकिस्तान। And it is 1050 kilometers. Next is why Pakistan Navy is called four-dimensional force. ओके, वाई पाकिस्तान नेवी इज कॉल्ड फोर डायमेंशनल फोर्स, ये आपको इसलिए पता होना चाहिए कि जो नेवी है इट ऑपरेट्स ऑल अराउंड, मतलब इट ऑपरेट्स ऑन लैंड सरफेस एज वेल, इट ऑपरेट्स इन वाटर एज वेल, अंडर वाटर एज वेल, इन एयर एज वेल। कि आपके पास ये जो चार तीन तो ये वॉरफेयर हो गए कि मतलब एक फुट वॉरफेयर हो गया जो मरीन्स हैं नेवी के,
दे वर्क ऑन द सरफेस। फिर उसके बाद एक मैकेनाइज्ड वॉरफेयर हो गया, जिसको कहा जाता है कि जो व्हीकल्स इस्तेमाल की जाती हैं ऑन लैंड एज वेल एज ऑन सरफेस ऑफ वाटर, ये भी एक जो है वो सरफेस वॉरफेयर है। फिर उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो अंडर वाटर, दैट इज सबमरीन लेवल के, मतलब पानी के अंदर भी। और फिर उसके बाद जो एडवांस्ड नेवीज होती हैं, दे हैव द फैसिलिटी ऑफ द एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट कैरियर्स। Next is latest tank, warship, helicopters, submarine, aircraft names. अच्छा, जो लेटेस्ट टैंक्स हैं आर्मी के पास, वॉरशिप्स, हेलीकॉप्टर्स कौन कौन से हैं, सबमरीन, एक प्रीवियस मेरी एक वीडियो है उसके अंदर ऑलरेडी मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं, जिसमें आपको जो है वो टैंक्स होते हैं, वॉरशिप्स कौन कौन सी हैं, और हेलीकॉप्टर्स कौन कौन से हैं, सबमरीन्स कौन कौन सी हैं, एयरक्राफ्ट कौन कौन से हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के पास और नेवी के पास। तो ये सारी चीज़ें उस वीडियो के अंदर कवर्ड है, वो प्रीवियस जो है वो वीडियो, मैं इसमें आपको जो है उसका कार्ड जो है वो शेयर कर दूँगा। सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान नेम, सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कमांडर इज आई गेस फील्ड मार्शल। Okay, Supreme Commander is basically the President of Pakistan, or so that is known as Commander in Chief in Pakistan Armed Forces. उसको Supreme Commander कहा जाता है, and that he is President Arif Alvi at the moment. Next is Yom Takbir is celebrated on. You must know कि Yom Takbir कब मनाया गया। दैट इज़ 28 ऑफ मई, जिस दिन पाकिस्तान ने जो है वो कामयाब जोहरी हथियारों का तजर्बा किया था। दैट इज़ औरी-1, जो कि लॉन्च किया था चाकी के मुकाम पे बलूचिस्तान में, और जिससे जो है वो पाकिस्तान ने अपनी जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनको स्ट्रेंथन किया था इन टर्म्स ऑफ बैलिस्टिक्स। तो उस दिन को जो है वो, जिस दिन कामयाब तजर्बा हुआ था औरी मिसाइल का, दैट इज़ नोन एज। Next is Pakistan became an atomic power on 28th of May. Yes or no? Yes. Next is India became an atomic power on India, I guess 2 से 3 साल बाद जो है बना। That is 11th of May. The Indian government has officially declared 11th of May as National Technology Day. But basically कामयाब तजर्बा इनका नहीं था, लेकिन इन्होंने जो है वो खुद को डेटरेंस शो करने के लिए 11th ऑफ मई पे जो है वो रखा। लेकिन स्टिल आई वुड से कि मैं कोई जो है वो आई एम नॉट अ मास्टर इनटू दीज थिंग्स, और मैं जो है वो इस फील्ड से बिलोंग नहीं करता। तो आई स्टैंड करेक्टेड अगेन एट दिस मोमेंट, बिकॉज इफ इट सेज 11th May 1998 then it is 11th May 1998 for India. Okay, so let's keep it like that. और पाकिस्तान से पहले इन्होंने तजर्बा कर लिया था एटॉमिक पावर का, लेकिन इनकी जो टेक्नोलॉजी है दैट इज़ नॉट अप टू द मार्क, जो कि जिस लेवल की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास है उस लेवल की टेक्नोलॉजी इंडिया के पास नहीं। अच्छा, पाकिस्तान से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हो सकते हैं वो कुछ जो है वो एक्सप्लेन हुए हैं कि हु आर द नेबर्स कंट्रीज ऑफ पाकिस्तान, टेल विद डायरेक्शन। ये नेबर्स कंट्री कौन कौन से पाकिस्तान के, आप डायरेक्शन के हिसाब से बताएं। नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है। तो ये प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस मुकम्मल किया था। अच्छा, ऑन विच रिवर्स तरबेला, मारगला, वारसक डैम्स आर बिल्ट। कौन से रिवर के ऊपर तरबेला, मारगला, मंगला और वारसक डैम्स जो है वो बनाए गए हैं। तो तरबेला डैम जो है वो दैट इज प्योरली कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर सिंध। Mangla Dam is constructed on river Jhelum, and Warsak Dam is constructed on river Kabul. Chairman of HEC name, जो HEC का chairman है
उसका जो करंट नेम है दैट, अगर आपसे पूछा जाता तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक एट दिस मोमेंट जो हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए। चेयरमैन ऑफ एफपीआर जो एट दिस मोमेंट है उनका नाम पता होना चाहिए। फिर स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली और चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। चेयर स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली असद कैसर, और चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट I guess some Abbasi is there. I'm not very sure about it. Javed Abbasi, I guess, yeah, some other Abbasi was there, but you should check it out. Yes, who is the Speaker of National Assembly and the Chairman of Parliament of Pakistan? It is a very important question. मतलब मैं अगर खुद से इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ तो I should go through this topic again and again. Okay, so you have to be very careful about this. बेसिकली मैं आपको इसलिए थोड़ा सा स्लैंग्स में पढ़ा रहा हूँ बिकॉज इन द एंड इट्स ऑल अबाउट यू। तैयारी आपने करनी है, मैंने नहीं करनी। और मैं आप मुझसे सवाल करेंगे, मैं आपको जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपके ज़बरदस्ती माइंड के अंदर ये चीज़ें ड्रिल नहीं कर सकता। तो आपके अंदर खुद से ये शौक पैदा होना चाहिए कि यार मैं चेक करूँ कि ये कौन है। सही है। हाउ मेनी सीट्स ऑफ नेशनल असेंबली और पार्लियामेंट हाउस की कितनी कितनी सीट्स होती है। फिर रिमेंबर द नेम ऑफ चीफ मिनिस्टर, सेंड गवर्नर्स एंड मिनिस्टर्स ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ पाकिस्तान। तो आपको जो है ये भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। फिर टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान, टोटल पाकिस्तान का जो एरिया है, जो लैंड कवर्ड है, वो कितना है? 6,999 मुरब्बा किलोमीटर, मतलब किलोमीटर स्क्वायर। और चेक इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तानी फ्लैग एंड नेशनल एंथम, कि आपको पाकिस्तानी फ्लैग और नेशनल एंथम के बारे में पता हो कि भाई पाकिस्तानी फ्लैग किसने बनाया था और नेशनल एंथम जो है वो किसने लिखा था। पाक सरजमीन शाद बात जो कि हम डेली रूटीन्स में स्कूल्स में जो है वो पढ़ते हैं, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो नेशनल एंथम किसने बनाया था। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है और ये किन किन ममालिक के दरमियान है, ये आपको पता होना चाहिए। इंडस वाटर ट्रीटी एग्रीमेंट कब हुई थी? जो रिवर्स इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो किस डेट पे हुई थी, तो वो भी आपको आइडिया होना चाहिए। फिर उसके बाद व्हाट इज द हाइट ऑफ सियाचिन ग्लेशियर, जो सियाचिन का ग्लेशियर है उसकी हाइट क्या है, और K2 के जो एग्जैक्टली ग्लेशियर है उसकी हाइट। तो ये दोनों हाइट्स आपको पता होने चाहिए। फिर उसके बाद व्हाट आर टू नेशन, व्हाट इज टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नजरिया क्या है, उसकी जो एसेंस है वो क्या है, कि पाकिस्तान और इंडिया, उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो किस थ्योरी पे बेस्ड है, कि मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौमें, और ये किसी भी तरह से एक दूसरे के अंदर या कह सकते हैं कि इकट्ठी अमलगमेशन इनकी नहीं हो सकती। तो ये बेसिकली टू नेशन थ्योरी जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है वो पेश की थी। आई गेस इट वाज 1905 और 1907 में जो है वो कायद-ए-आज़म ने दो नजरिया पेश किया। तो आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन यू गाइस शुड चेक इट आउट। व्हाट इज GT रोड एंड हू मेड इट, के जो ग्रैंड ट्रंक रोड कहलाती है, जो कि पेशावर से, वैसे जो इनिशियल है वो मतलब N5 है, दैट लिंक्स फ्रॉम पेशावर टू कराची, और पेशावर से लेके ये कराची तक, खैबर से मकरान जो कहते हैं ना, कि मतलब खैबर से मकरान, तो ये GT रोड इज द सेम GT रोड जो कि पेशावर से कराची तक जाता है। और किसने बनाई थी ये भी आपको पता है। नेक्स्ट मिसलेनियस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चेक द लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग सीज, रेड सी कहाँ पे है, कैस्पियन सी कहाँ पे, ब्लैक सी कहाँ पे है, व्हाइट सी कहाँ पे, येलो सी कहाँ पे है, बाल्टिक सी कहाँ पे, रेड सी कहाँ पे। तो मतलब आपको ये आइडिया हो कि कैस्पियन सी अच्छा यहाँ पे लाई करता है, अफ्रीका में, सूडान के साउथ में है, के नॉर्थ में है, तो मतलब आपको पता होना चाहिए कैस्पियन सी किधर है। डेड सी किधर लाई करता है, अच्छा ये इसराइल और उधर जो इसराइल और जॉर्डन के दरमियान आई गेस है, वहाँ पे रेड सी लाई करता है। अच्छा ब्लैक सी कहाँ पे है, ये है जी टर्की के नॉर्थ में है, कैस्पियन सी टर्की के साउथ में है। वाइट सी कहाँ पे है, तो आपको मतलब वाइट सी का भी पता हो। फिर उसके बाद येलो सी किधर है, बाल्टिक सी का कौन सा एरिया कहलाता है, बाल्टिक सी इज टुवर्ड्स अप टुवर्ड्स इन द यूरोप, लैटविया के साथ जो एरिया वहाँ पे बाल्टिक सी है। फिर उसके बाद रेड सी कहाँ पे है, तो ये मतलब ये वो तो कुछ सीज है जो कि आपको जिनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस, UN स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस, हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस इज इन न्यूयॉर्क,
नेम ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन करंट जो है वो आपको पता होना चाहिए। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ यूएन, यूएन के कितने कंट्रीज मेंबर है, 191 है या 192 और 192 है। वीटो कंट्रीज कौन कौन से हैं? 5 वीटो कंट्रीज हैं, चाइना, रशिया, अमेरिका, फ्रांस एंड यूके, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड किंगडम सॉरी। फिर उसके बाद लिस्ट द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज: पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, यूएसए, ईरान, सऊदी अरेबिया, सीरिया, अफगानिस्तान, इराक, इसराइल और बांग्लादेश। तो आपको मतलब पता हो कि जी आपके प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, आपको जो है मतलब इन कंट्रीज के जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, ये आपको पता होना चाहिए। फिर रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द कंट्री, लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, क्या ऐसा है? रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो आपको पता होना चाहिए कि जी यस, रशिया इज द लार्जेस्ट। Abbreviation laser light amplification by simulated emission of radiation, लेजर बन गया GTR। मेरे ज़हन में तो गेम आ रही है, ग्रैंड ट्रंक रेसिंग। UNHCR, यूनाइटेड नेशंस हेल्थ कॉर्पोरेशन, हेल्थ, ये यू हैव टू चेक इट आउट। ह्यूमन कॉर्पोरेशन रीजन्स कुछ इस तरह UNHCR से बनता है, so you know this thing। OGDC, oil gas development corporation। UNICEF is United Nations Institute for some federation sort of a thing। तो आपको ये भी आइडिया यूनिसेफ क्या है। UNHRC, यूनिसेफ, एशियन, एशियन जो आपको मतलब एशियन कंट्रीज कौन से हैं वो अभी आपको पता होना चाहिए। CSP, फाटा, फाना, ओपेक, नेटो, CTBT, ISSB, NPT, UNDP, RCD, नेप्रा, वागडा, पेमरा, रेडर, आइया, USB, स्पार्को, BRB, KKH, KKA, CST, FIFA, FIFA, COAS, CONS, FIFA, NASA, GMT, OIC, ECO, SAR, UNESCO, नादरा, केनप, वासा, WHO, UN, वाना। ये मतलब आपको इन सब के जो है ना एप्लीकेशंस पता होनी चाहिए। हमने पहले कवर की हुई है सारी कवर है उसके अंदर। तो मतलब ये तो कुछ काफ़ी टाइम पहले, मतलब आई गेस हफ्ता पहले जो है ना ये सारी हमने कवर की। तो आपके माइंड में ये होनी चाहिए एप्लीकेशंस। फिर उसके बाद आता है जी नेक्स्ट इज करेंसी। पाकिस्तान की करेंसी क्या है, इंडिया की करेंसी है, श्रीलंका, जापान, चाइना, यूएसए, रशिया, बांग्लादेश। तो मतलब आपको इनकी करेंसी भी आप जो है ना वो जहन नशीन कीजिए। कैपिटल्स कौन कौन से हैं वो ये भी हम पिछले वीडियो में जो है कवर कर चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा आपसे जो सेल्फ इमोशंस और फीलिंग्स से रिलेटेड जो सवालात पूछे जा सकते हैं वो कवर करेंगे। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कोशिश करेंगे आज ही उसमें कवर कर लेंगे, तो कल जो है वो उसमें करेंगे। अच्छा, रिलेटेड टू योर सेल्फ इमोशंस एंड फीलिंग, यू एवर टेल अ लाई, अभी आपने झूठ बोला है। व्हेन एंड वेयर यू टेल अ लाई, आपने कहाँ में झूठ बोला। इफ आई गिव यू 1 लाख रुपीज़, व्हाट विल यू डू विद दिस अमाउंट, आप उस पैसे के साथ क्या करेंगे। आपने एक अच्छा और सोफिस्टिकेटेड सा जवाब देना है। फजूल खर्ची में नहीं कहना, आप चैरिटी का भी कह सकते हो, आप कोई ज़रूरत पूरी करने का भी कह सकते हो। ठीक है, कि मतलब आपने किसी अच्छे काम की तरफ लगाना है जिसका मीनिंग अच्छा हो। इफ़ वी डू नॉट रिकमेंड यू, आप क्या करो, व्हाट वुड बी योर नेक्स्ट टाइम। आपने ये नहीं कहना मैं डिसहार्ट हो जाऊंगा, मैं परेशान हो जाऊंगा। आपने कहना चाहिए आई विल रीग्रुप माई सेल्फ, मैं दोबारा से कोशिश करूंगा और मैं चूँकि सर्व करना चाहता था, मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से सर्व करूँ। अच्छा, इफ़ वी रिकमेंड यू एंड वी ट्रांसफर यू इन अदर डिफेंस फोर्स, यू एग्री और नॉट। ये अगर आपको रिकमेंड किया जाता है और आपको ट्रांसफ़र किया जाता है किसी दूसरी डिफेंस फोर्स में, तो आप एग्री करते हैं या नहीं करते। कि अगर आपको मतलब हम इन अदर टर्म्स के अगर आप एयरफोर्स हैं, आपको आर्मी दे दी जाती है, तो आप एग्री करेंगे या नहीं करेंगे। तो फिर आप बताएंगे कि जी अपनी रिजर्वेशन शो करें। आप बताएंगे जी मैं जो है वो अगर मैं एयरफोर्स के लिए रिकमेंड हो रहा हूँ तो मैं खुद को एक एयरफोर्स ऑफिसर रखना पसंद करूँ।
बिकॉज मैं जो है वो ये मेरा शौक है, मैंने जो है वो इसके लिए दगो-दो किया, मैंने इसके लिए फाइट की है, मैं ये काम करना चाहता हूँ। इसके अलावा इफ़, यहाँ पे आपने फिर इफ़ लगाना है कि इफ़ सर्विस डिमांड्स such scenarios that in which I have to give away my commission of Air Force, then for the sake of Pakistan, my country, I will do that. For the sake of Pakistan and my country in general, I will do that. Otherwise, I would prefer my own domain. Next is how many marriages your father has done. आपने बताना है जी मेरे बाप की दिशा। यू आर स्मोकर और नॉट, आप स्मोकिंग करते हैं या नहीं करते। तो ये आपके कुछ सवाल है जो कि आपकी सेल्फ एनालिसिस के लिए इमोशंस और फीलिंग से रिलेटेड हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी सिचुएशंस हो सकती हैं, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और आपको आपने एक अच्छा इमेज अपना शो करना है और एक अपने बारे में एक अच्छी जो सोच है वो कम्युनिकेट करनी है टूवर्ड्स योर इंटरव्यूअर, जो कि इनिशियल में होता है। एट टाइम्स इनिशियल में इंटरव्यू होता है, लेकिन इट डिपेंड्स के जो रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर चलता है उसमें वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। जो इनिशियल में इंटरव्यू है दैट इज अ मस्ट, होता है लाजमी, लेकिन एट सम टाइम्स के वो कहते हैं आपको जो रिक्रूटर्स है या आपको जो सिलेक्शन सेंटर है वहाँ से जो इनिशियल के इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो दे जस्ट डू योर मेडिकल, और बस मेडिकल कंप्लीट करके दे से दैट इंटरव्यू हैज बीन डन। ओके, तो जस्ट कीप इट लाइक दैट। जैसे आपको जो है वो सिलेक्शन सेंटर वाले गाइड करेंगे, यू हैव टू बी लाइक दैट। और आईएसएसबी का जो कॉल लेटर है वो आपको जो है वो जब आपका इनिशियल मेडिकल हो जाता है, इंटरव्यू हो जाता है, तो उसके बाद आपको आईएसएसबी का कॉल लेटर आ जाता है और आप आईएसएसबी के लिए जो है वो रिस्पेक्टिव मदीर, गुजरावाला या कोर्ट तशरीफ ले जाते हैं। तो दैट इज वन थिंग जो कि आपको जो है वो पता होनी चाहिए, ये वो चीज़ें हैं। और अगर आपको आइडिया होता है तो आप ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको आइडिया नहीं है तो यू कैन नॉट परफॉर्म। तो आपको बेसिक चीज़ ये है कि आपको चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको चीज़ों के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है या चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है जो उससे रिलेटेड, तो दैट इज़ बेटर कि आप जो है वो कोशिश करें कि उन चीज़ों पर नॉलेज डेवलप करें। और जब आपने नॉलेज डेवलप कर लिया, आप अपने आप को अच्छी तरीके से डिफेंड कर सकते हैं। अगर आप नॉलेज डेवलप नहीं कर सके तो आप अपने आप को अच्छी तरीके से डिफेंड नहीं कर सकते। सो बी विजिलेंट, बी प्रिपेयर्ड, और अपने आप को जो है वो तैयार रखिएगा। इंशाल्लाह इफ नॉट दिस, एनी अदर अपॉर्चुनिटी वुड बी देयर फॉर यू, सो यू जस्ट हैव टू बी सही। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा दुआओं में याद रखिएगा। और मेरे लिए अगर कोई क्वेश्चन है या मेरे लिए कोई बात है या कोई जिम्मेदारी है जो कि मैं आपकी तरफ से अदा कर सकता हूँ, सो डू लेट मी नो। और अपना ख्याल रखिएगा। और कोई क्वेश्चन वगैरह होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में दें, मैं आपको उसका जवाब दूँगा। हमारी एकेडमी के इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और आप तो इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन होता है कमेंट के अलावा आप मुझे मेरे जो पर्सनल नंबर है टेलीनॉर वाला, आप उस पर भी जो है वो रब्ता कर सकते हैं। एट दिस इंस्टेंट तो वो मेरे जो है वो जानने वाला आई गेस जो एकेडमी के जो हमारे सीनियर स्टाफ मेंबर्स हैं उनके पास ही जो है ज़्यादातर ये मोबाइल होता है। तो जो सीनियर स्टाफ मेंबर्स हैं वही इसको डील कर रहे होते हैं। तो लेकिन यह है कि आपका जो क्वेश्चन होगा वो मुझ तक पहुँच जाएगा। तो जस्ट बी रेडी, बी विजिलेंट, ख्याल रखिएगा अपना, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।